सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी। तबीयत बहुत ज़्यादा इस वक्त ख़राब है। बुखार, सर में दर्द, बदन में दर्द, आँखों में जलन, बहुत ज़्यादा परेशानी इस वक्त, मतलब बोलने का भी मन नहीं कर रहा है। लेकिन आप लोगों की मोहब्बत है कि आपके सामने आया हूँ। ख़बरें कुछ ऐसी हैं और ख़बरें बहुत सारी हैं, लेकिन जो ख़बरें बहुत बड़ी हैं वो आपके सामने लेके आया हूँ। अगर आज की इस रिपोर्ट में मेरी आवाज़ आपको थोड़ा सा परेशान करे और आपको लगे कि यार आज रज़ा भाई एनर्जी में नहीं है, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। रज़ा भाई आपके सामने है, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हिम्मत बिल्कुल नहीं थी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। इस रिपोर्ट की सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर ये है कि आखिरकार भारत के CJI न्यायपालिका के सीनियर जज ने बड़ी बात कह डाली है, और वो भी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के सामने। देश भर के बड़े बड़े नेता और भाजपा नेता और कानून मंत्री वहाँ पर मौजूद थे, जिसके अंदर CJI रमन ने अपनी स्पीच में बहुत ही घंघोर तरीके से सरकार की पोल खोल डाली। उन्होंने साफ साफ कहा कि कानून के रास्ते में, जी हाँ, कानून के रास्ते में रोड़ा बन रही है सरकार, और सरकार अवमानना करती है। न्यायपालिका के जो ऑर्डर्स होते हैं, आसान कर देता हूँ, जो भी हम फैसला सुनाते हैं या फिर हम कोई कार्रवाई करते हैं, उसमें सरकार रोड़ा अटकाती है, अवमानना करती है, अपनी मनमानी करती है। अब आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको सबूत दिखाऊंगा, घबराइएगा नहीं। मेरी आवाज़ भले ही लो है, लेकिन हौसले पूरे तरह से बुलंद हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि CJI रमन ने क्लियर कट बात ये कही कि अगर पुलिस और प्रशासन ईमानदारी से निष्पक्ष, उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है, निष्पक्ष, यानी बिल्कुल किसी एक इंसान की, एक पार्टी की अगर तरफदारी ना करके ईमानदारी से कार्यवाही करें, तो इतने सारे मैटर, इतने सारे केसेस जो हैं वो कोर्ट तक ही ना आए। दोस्तों, इससे उन्होंने ये कह दिया है कि भाजपा सरकार में कानून व्यवस्था को चोट पहुंचाई जा रही है। भाजपा सरकार में काफ़ी ज़्यादा कानून के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और भी दर्जनों बातें उन्होंने कही हैं। आपकी स्क्रीन पर वीडियो उनका, और आपको बता दूं जो वीडियो लगाई जा रही है वो हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से लगाई जा रही है, उसने जारी की है। तो मोदी जी से कहना चाहता हूं कि ये जो घंघोर तरीके से जो भी भाजपा की धज्जियां उड़ाई हैं, उसमें CJI रमन का हाथ है और उन्हीं का बयान है। ध्यान से सुनिए, समझिए और शेयर कीजिए। While discharging our duties, we all must be mindful of the Lakshmana Rekha. The judiciary would never come in the way of governance if it is in accordance with law. We share your anxiety and concern regarding the welfare of the people. However, at the head of the judiciary, Indian judiciary, I shall attempt to present a broader picture about the judiciary as a whole and highlight the issues that are affecting the system. The 140 crore strong population of the world's largest democracy is bound to test its judiciary. No other constitutional court in the world hears such a wide range of issues in which large number. The situation was foreseen by the first Chief Justice of India, Justice Hiralal Kanya, who had once said, I quote, "This court would be called upon to discharge its duties as perhaps no other court has so far been called upon to do so," unquote. I would like to begin with the identifying few contributing factors for docket explosion in the Indian scenario. If a Tahsildar acts upon a grievance of a farmer regarding land survey or a ration card, the farmer would not think of approaching the court. If a municipal authority or a Gram Panchayat discharges its duty properly, the citizens need not look to courts. If revenue authorities acquire land through due process of law, the courts would not be burdened by land disputes. Apparently, these cases account to 66% of pendency. It is beyond my understanding as to why interdepartmental disputes of the governments or fights between public sector undertakings and the governments end up in courts. If service laws are applied fairly in matters of seniority, pension, and so on, no employee will be compelled to go to courts. It is well known and acknowledged fact that government are the biggest litigants. According to the statistics, it is nearly 50% of the cases. If police investigates
properly, fairly. If illegal arrests and custodial torture comes to an end, then no victim will have to approach the courts. Abiding by law and constitution is the key to good governance. However, this is often ignored. The opinions of law departments are not sought in the rush to implement executive decisions. Lack of people, special public prosecutors and standing counsels and the government leaders in courts is one of the major concerns which needs urgent remedy. The decisions of the court are not implemented by governments for years together. The resultant contempt petitions are a new category of burden on the courts, which is a direct result of defiance by governments. Deliberate inaction by the governments, despite judicial pronouncements, are not good for the health of democracy. The judiciary is also confronted with the issues of the executive, willingly transferring the burden of decision making to it. Although policy making is not our domain, but if a citizen comes to the court with a prayer to address his grievance, the courts cannot say no. दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बता दूं, बहुत कॉमन सी चीज़ है, मन की बात कहना चाहूँगा बच्चों को लिए। देखिए, कोई भी मास्टरपीस होता है ना, तो उसका एक डुप्लीकेट भी होता है। कोई बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ होगी तो उसका कोई डुप्लीकेट भी होगा। तो भाई ये क्या लगा भाई, हटाई से यार, तुम फिर वही वाली बात। भैया इससे कोई संबंध नहीं है, समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? दोस्तों, आरक्षण ख़त्म करने के लिए भाजपा माहौल बना रही है, चाहे वो आरक्षण किसी का भी हो, ओबीसी हो, SC ST हो, इसके अलावा जो आदिवासी हो। ये खुद मुंह से हक दिया है बीजेपी के नेता ने, और उन्हीं की ज़बानी आप सुन लीजिए। ये जो आरक्षण समाप्त होना है, इसके लिए हमको लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास करवाना पड़ेगा, और बिल पास करवाने के लिए ये वातावरण का निर्माण किया जा रहा है। इसके पहले भी 1970 में भी ऐसे प्रयास हुए थे, परंतु उस समय प्रयास सफल नहीं हो पाए। पर अब ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में जन जागृति आई है, और उस जन जागृति के कारण हमको पूरा विश्वास है कि लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास हो जाएगा। दोस्तों, भारत में कोयला की काफ़ी ज़्यादा कमी हो गई है, और भारत सरकार को ज़बरदस्त तरीके से मोदी जी ने लताड़ लगाई है। याद करिए, कितने दिन हुए कि आपने कभी ऐसी ब्रेकिंग न्यूज देखी क्या कि कोयला नहीं है, बिजली घरों में कोयला नहीं है? नहीं देखी। साथियों, देश बिजली संकट को पीछे छोड़कर अब बिजली सरप्लस हो रहा है। काश ऐसा सच में होता दोस्तों। ये मोदी जी ने जो शब्द कहे हैं, ये जब प्रधानमंत्री नहीं थे ना, तब सवाल खड़े करे थे, और आज जब खुद प्रधानमंत्री की कुर्सी पर हैं तो दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं कि कौशाम्बी में उत्तर प्रदेश पुलिस ने बड़ा दिल दिखाया, और आपको बता दूं ये तस्वीर सारी दुनिया को पसंद आ रही है। अलविदाई जुमे की नमाज़ पढ़ने के लिए एक मुस्लिम बुज़ुर्ग विकलांग शख्स जो है वो जा रहे थे, नहीं पहुंच पा रहे थे, अपने आप को वहां तक पहुंचा नहीं पा रहे थे, तो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने उनको उठाकर उनकी मदद करके उनको मस्जिद तक पहुंचाया। दोस्तों यही है हमारा असली हिंदुस्तान। देखिए, निरंजन, कल की सबसे बढ़िया फोटो रहेगी। पंकज भैया आएगा। दोस्तों इसी के साथ आप जानते हैं कि करोड़ों लोगों ने तो रोज़गार मांगना ही छोड़ दिया है, क्योंकि पता है कि मंगू लाल कुछ देगा नहीं, उल्टा हमसे ले और लेगा। अब आपको बता दूं कि जो पढ़े लिखे, ख़ासकर जो छात्र हैं और छात्राएं हैं, पढ़े लिखे विद्यार्थी हैं और जो नौकरी की तलाश में हैं, इवन जो टीचर बन चुके हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है, वो जब सरकार के पास जाते हैं तो सरकार वादे में तो ये कहती है कि हम नौकरी देंगे, लेकिन जब वो नौकरी मांगने के लिए जाते हैं तो सरकार उनको घूंसा, मुक्का, लात, लठ सब देती है।
उत्तर प्रदेश का एक वीडियो आपकी स्क्रीन पर देखिए, कितने प्यार से, कितनी मोहब्बत से उत्तर प्रदेश की सरकार, यानी आपकी प्यारी प्यारी मोदी सरकार, ये जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ये आम बच्चे नहीं हैं, ये विद्यार्थी नहीं हैं, ये टीचर हैं, इनको नौकरी के नाम पर जब इन्होंने नौकरी मांगी तो इनको जानवर की तरह लठ घूसे लात दिए गए। देख लीजिए, हम लोग को न्यूज़ के लिए इस तरह दर बनवाते हैं, और सब लोग अंदर है, कोई भी नहीं आता, वोट की समय सब लोग आ जाते हैं। हमको नहीं जाना है, हमको जब तक मिलाएंगे नहीं तब तक हम नहीं जाएंगे। बहुत सारे लोगों को भारत की अर्थव्यवस्था की असलियत समझ में नहीं आ रही है। आपकी स्क्रीन पर इसकी असलियत लगा रहा हूँ, देखिए। दोस्तों 2013 से पहले ये है अर्थव्यवस्था इधर, और 2022 की अर्थव्यवस्था आप देख सकते हैं। बहरहाल दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपको वो काला गैंडा याद होगा जिसको हर चीज़ में जिहाद नज़र आता है। जिहाद, पवन हंस नाम की वो कंपनी सिर्फ मुसलमानों और जामिया वालों को दे रही है नौकरी। अल्लाह करे कभी गेंडा ऐसा करे और ख़ुद ही उसके मुँह को घुसा लग जाए। खैर दोस्तों, पूरे देश में नफरत फैलाने वाला पनौती, मतलब जो भी पनौती का सपोर्ट करता है ससुरा खुद ही पनौती हो जाता है। आपकी जानकारी के लिए खूबसूरत जो हेलीकॉप्टर दिख रहा है आपको, पवन हंस, हमारे भारत सरकार का ये जो हेलीकॉप्टर है जिसको 211 करोड़ में बेच दिया गया है। चलिए अच्छा हुआ, फंदी कट गया। ये तो वही वाली बात हो गई, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। वाह मोदी जी वाह, नौकरी मांग रहे थे, मुसलमानों को वो नौकरी दे रहे थे, उस पर क्लैश हो रहा था, आपने कंपनी ही बेच दी। वाह भाई वाह। इसके बाद आपको एक बड़ी बात बता दूं अंधभक्तों, श्रीलंका में सबसे पहले लाइट गुल हुई थी, वहां भी। उसके बाद नहीं, डरा नहीं रहा हूं, सिर्फ बता रहा हूं। भाजपा सरकार और ये कीड़े जो हैं, अंधभक्त जो हैं, जो देश को खोखला कर रहे हैं, ये हमेशा से भारतीय सेना के लिए हाँ मतलब बड़बोलापन दिखाते हैं। असल में ये खुद बड़े गद्दार हैं, धोखेबाज हैं, मक्कार हैं। इनसे बड़ा झूठा, इनसे बड़ा मक्कार किसी ने पूछा हमसे मक्कारी, बेहिसी, बेहूदगी और कमबख्ती की मिसाल एक जुमले में दो। हमने कलम उठाया और अंधभक्त लिख दिया। नहीं घबराइए नहीं, जानकारी बिल्कुल सही है। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक 97,000 पोस्ट खाली हैं भारतीय सैनिकों के लिए, लेकिन अभी तक मोदी सरकार ने उसमें भर्ती नहीं किया है, क्योंकि जो सेना में भर्ती होने वाले थे उन लोगों को बेरोज़गार करके, नाउम्मीद करके 2 रुपये की अपनी सेना बना ली है, ट्विटर वाली जो ट्रेंड चलाती रहती है। गू, टट्टी, पेशाब सब ट्रेंड चला देती है। दोस्तों इसी के साथ दिल्ली के मशहूर झापड़खोर, क्या बोला तूने? मेरा मतलब माफ़ कीजिएगा सॉरी। मेरा मतलब माननीय केजरीवाल ने एक वक्त ऐलान किया था कि वो जो हैं महंगी गाड़ी, हाई लेवल सिक्योरिटी नहीं लेंगे, लेकिन आज उन केजरीवाल साहब को देखिए ध्यान से। हाँ, क्या रुतबा है भाई साहब। और ये गाड़ी जो आप देख रहे हैं, ये पता है गाड़ी कौन सी है? ये है MG हेक्टर। इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ रही तो हम तो ज़रूर लेंगे, हम केजरीवाल थोड़ी ना भाई साहब। खैर दोस्तों, झूठे आदमी पर भरोसा क्या करें हम। अब आपकी स्क्रीन पर ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये MG हेक्टर है, और MG हेक्टर की ये है तस्वीर, और इसकी जो कीमत है 48 से 52 लाख है भाई साहब। और चच्चा कह रहे थे हम महंगी गाड़ी में नहीं बैठेंगे। वैगनार वाला MG हेक्टर पे आ गया भाई साहब। असली विकास तो इनका हुआ है। दोस्तों हमारे मोदी जी वकील भी हैं, हमारे मोदी जी सरदार भी हैं, हमारे मोदी जी के बहुत सारे अवतार हैं। बचपन में एक फिल्म देखी थी, उसका सीन याद आ गया मुझे।
ये सब तस्वीरें? ये भी हमारे राजा बाबू की है। आइए नजदीक से देखिए, ये देखिए कि मैं भी कभी आप ही की तरह एनसीसी का सक्रिय कैडेट रहा हूं। ये देखिए कि जीवन का एक महत्वपूर्ण कालखंड मैंने आदिवासियों के बीच में बिताया है। ये देखिए रेल के डिब्बे में चाय बेचने वाले को रेल की मुसीबतों का जितना पता होता है उतना रेल मंत्रियों को भी पता नहीं होता है। ये देखिए मैं 35 साल तक भिक्षा मांग करके खाया हूं। राजा बाबू कहाँ तक पढ़े हैं? पहली बात तो मैं कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं, स्कूल तक पढ़े, मतलब प्राइमरी स्कूल तक, हाई स्कूल तक। प्रधानमंत्री जी की बीए की और एमए की दोनों डिग्रियां सार्वजनिक करना चाहता। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। दोस्तों इसी के साथ आपको बता दूं, भारत में अगर एक चूहिया भी मर जाए तो गोदी मीडिया उसका इल्ज़ाम डाल देगी पाकिस्तान पर। मतलब भारत की गोदी मीडिया हो या भारत की ये बीजेपी सरकार हो, पाकिस्तान और मुसलमान के खिलाफ एक कदम भी नहीं चल सकती। अब भारत में जिस प्रकार की गर्मी हो रही है उसका भी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर। हाँ, और देखिए देश में जो ये गर्मी का अटैक हुआ है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान है। कैसे हुआ ये, अब आप ये देखिए। विशेषज्ञों की माने तो पड़ोसी देश पाकिस्तान की ओर से आने वाली पश्चिमी गर्म हवाओं की वजह से भी देश में गर्मी बढ़ रही है। ये गर्म हवाएं सिंध की तरफ से आ रही हैं। जाहिर है पाकिस्तान के सिंध में भारत से ज्यादा गर्मी पड़ रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान से सटे पश्चिमी राजस्थान और सिंध इलाके में गर्मी विकराल हो गई है और इसका असर पूरे उत्तर भारत में पड़ रहा है। इसी के साथ आरबीआई ने खुद ये बताया है आपकी स्क्रीन पर, इकोनॉमी को पिछले 3 साल में 50 लाख करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। कोरोना ने इकोनॉमी को ऐसा तोड़ा कि ठीक होते होते 2035 आ जाएगा, खुद आरबीआई ने बताया। अब इसके बाद कोरोना का हाल पता है क्या होता है? पता नहीं ऐसे डेंजरस सिचुएशन में मैं ऑटोमेटिकली आगे कैसे आ जाता हूँ। अभी तक दोस्तों मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि ये जो सुधीर चौधरी है ये डीएनए क्यों नहीं लेके आ रहा है कि भारत में इतनी बिजली कट रही है। जल्द इसका एक डीएनए आएगा जिसमें ये खुद कहेगा कि अंधेरे से हम पाकिस्तान को दोस्तों किस प्रकार से डरा सकते हैं। अब दोस्तों अंध भक्तों से मैं कहना चाहता हूं, उनको एक मेरा पैगाम है। एक बात बताओ, जो ससुर ये कहते रहते हैं कि लाउड स्पीकर से इस्लाम का उदय हो रहा है, इस्लाम बढ़ रहा है, और इस्लाम के वक्त तो भाई साहब लाउड स्पीकर था नहीं, तो ये लाउड स्पीकर तो उतारो। तो हम ये कहना चाहते हैं, आज जो बिजली भाग रही है, सुनो लवर भास्करो, सुनो, हिंदू धर्म के ज़माने में, तुम्हारे ज़माने में, तुम्हारे बाप के बाप के बाप के अगर थे तो उनके ज़माने में बिजली नहीं थी। जाओ नदी से पानी भर के लाओ और रोना नहीं कि लाइट नहीं आ रहा है, क्योंकि हिंदुत्व के असली ज़माने में बिजली नहीं था। दोस्तों हिम्मत जितनी थी उतना आपके सामने खड़े होकर सारी खबर आपको बता दी। दुआ में याद रखिएगा, रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।